अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद दिया फातिमा। आज हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज की सबसे डीप पोइम ओड इमिटेशंस ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोइम रोमांटिक एज में लिखी गई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। नेम लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। ये पीपीएससी, बीएस इंग्लिश, सीएसएस में ये पोएम डायरेक्ट आती है, तो ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ये जो ओड है ना 1807 में पब्लिश हुई थी। वर्ड्सवर्थ की ग्रेट अचीवमेंट्स में से ये एक पोइम है, ठीक है। पोइम का मेन आइडिया इसमें बताया गया है कि क्या है। वर्ड्सवर्थ बताता है कि बचपन में ना हमें नेचर और ज़िंदगी की हेवनली विज़न के साथ नज़र आती हैं। सब कुछ हमें ना मैजिकल लगता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो विजन्स, वो इनोसेंस खो जाती हैं। फिर भी बचपन की यादें हमें पूरी लाइफ इंस्पायर्स करती हैं और हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। देखेंगे ना जब बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन बच्चे की जो रूह होती है वो कभी नहीं मरती। तो इसमें यही बताया गया है, चाइल्डहुड, नेचर, मेमोरी, इमोरलिटी, लॉस ऑफ इनोसेंस बट लास्टिंग इंस्पायरेशंस, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने इसी के बारे में बात की है कि बच्चा जब छोटा होता है तो ना वो उसके साथ बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं, वो उसे ना बड़े होकर मैजिकल लगती हैं, विजन्स नज़र आते हैं, तो वो इनोसेंस उसकी ना जो वो खो जाती है। इस पोइम में विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहता है। नेक्स्ट इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ फेल्ट फेडिंग वंडर ऑफ नेचर। इसमें कहता है कि जो वर्ड्सवर्थ को था ना वो फील हुआ कि बड़े होकर भी वो नेचर को पहले वाली वंडर और जॉय से नहीं देख पा रहा, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटोनिक प्री एग्जिस्टेंस चिल्ड्रन क्लोजर टू डिवाइन ओरिजिन। ये देखें, इसमें ये कहता है कि वर्ड्सवर्थ यही कहता है कि जब बड़ा हो जाता है ना तो वो नेचर को पहली तरह से नहीं देख पाता, उसकी वंडर और जॉय को, ठीक है। बचपन में उसे लगता था कि नेचर में अल्लाह की रूह है, डिवाइन ब्यूटी है। बड़े होकर वो उससे ना वो जो विजन्स है वो फेड हो गई, ठीक है। अब यहाँ एक फिलॉसफी आती है, प्लेटोनिक आइडिया ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। इसमें प्लेटो कहता है कि हमारी रूह पैदा होने से पहले एक हेवनली वर्ल्ड में रहती है। जब हम पैदा होते हैं ना तो उस दुनिया की कुछ यादें अपने साथ ले लाए होते हैं, ठीक है। बचपन बच्चे इसीलिए ज़्यादा इनोसेंट, इमेजिनेटिव और स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी उसे हेवनली स्टेट को करीब होते हैं। वो जो उसकी हेवनली स्टेट होती है ना, बच्चे उसके बहुत करीब होते हैं। बड़े होकर हम दुनिया की फ़िक्रों में खो जाते हैं, तो वो हमें यादें भूल जाती हैं। यह समझ आ रही है आपको? इसमें वो यही कह रहा है कि ना जब वो हमारी रूह अभी पैदा होने से पहले ही ना वो हम एक जन्नती दुनिया में रहते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे साथ हुए होते हैं ना, तो वो छोटे जो बच्चे होते हैं ना तो उसमें वो खो जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं ना तो वो वाली चीज़ें, नेचर वगैरह, इनोसेंस हमारी ख़त्म हो जाती है और हम अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो देखें थीम्स है ना, चाइल्डहुड इनोसेंस, बचपन। इसमें बचपन जो है ना वो प्योरिटी, वंडर और स्पिरिचुअल के बराबर है, ठीक है। हमारा ये हमारा खालिस होता है, हमारा वंडर होता है बचपन, हमारा स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं ना जन्नत के करीब होते हैं, बड़ा जो इंसान होता है ना वो दुनिया के करीब होता है। चाइल्डहुड इनोसेंस में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। रूह जो होती है ना मौत से पहले भी ना वो मौत के बाद भी रह गई होती है, ठीक है। हम सब अपनी हेवनली ओरिजिन की निशानियाँ लेकर आए हैं। देखिए पहले भी तो नहीं बताया गया ना, वो हेवनली वर्ल्ड में रहते हैं। जब वो पैदा होता है ना तो बच्चा वो अपनी हेवनली निशानियाँ लेके आया होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, नेचर एज स्पिरिचुअल टीचर। नेचर सिर्फ नज़ारा नहीं, वो हमें एजुकेट करती है, कंफर्ट देती है, डीपर ट्रूथ याद दिलाती है। इसमें कहता है कि नेचर को ना अल्लाह का पैगाम समझें आप। नेक्स्ट जो है मेमोरी। मेमोरी में वो यही कहता है कि बड़े होकर भी अगर हम बचपन की खुशी याद कर लें तो थोड़ी सी हैप्पीनेस हमारी वापस आ जाती है।
तो इसमें मेमोरी में वो यही कहता है कि जब बड़े होके ना हम बचपन की खुशी जो होती है ना वो भी हमारी ना थोड़ी सी हैप्पीनेस वापस आ जाती है। कोई भी हमें बचपन की याद आए ना तो हमारी जो खुशी होती है ना वो वापस आ जाती है। मेमोरी ही वो ब्रिज है जो अडल्ट को बच्चे से जोड़ता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। ग्रोथ एंड मेच्योरिटी में बड़े बताते हैं कि बड़े होने का फ़ायदा, नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता है हमें। नुकसान ये है कि बचपन वाली मैजिकल विजन चली जाती हैं, ट्रेड ऑफ हो जाते हैं हम कभी कभी हैप्पी होते हैं बचपन में, हम अक्सर किसी भी छोटी सी चीज़ को भी देख के खुश होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी क्या है, इसमें आ जाता है ग्रोथ एंड मेच्योरिटी में। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी तरह से ना एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। पहली लाइन क्या है, दिस चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इसका जो मतलब कहेंगे, जब तुम बचपन में सीखते हो, महसूस करते हो, वही तुम्हारी अडल्ट पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। बच्चा बाप है बड़े इंसान का, ठीक है। वो यही कहता है कि जो बड़ा इंसान है ना उसका उससे बच्चे को ना उसका बाप कहा गया है, मतलब कि फाउंडेशन बचपन में ही ना वो पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। हमारी जो रूह होती है ना, इसमें बताया गया कि हमारी जो पहले ही हेवन में थी, पैदा होते ही वो सब भूल जाती है, ठीक है। इसलिए बच्चे कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं कि जो समझ में नहीं आती हमारे। आपने भी देखा होगा कि अक्सर बच्चे ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमारी में समझ में नहीं आती, लेकिन वो हमारे लिए खुशी का सबब बन जाती है, हम उसकी वजह से खुश हो जाते हैं, हैप्पीनेस आ जाती है हमारे फेस पे। नेक्स्ट है, हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। यहाँ पे कहता है कि बच्चे के इर्द गिर्द जन्नत बिछी होती है, ठीक है। बच्चे को बहुत बहुत इनोसेंस होता है बच्चा, तो उसके गिर्द ऐसे जैसे जन्नत होती है वो, ठीक है। बच्चे डिवाइन विजन्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन एज के साथ वो विजन फेड हो जाती है, यानी कि वो जो नज़ारे वो देखते हैं ना वो ख़त्म हो जाती है, जैसे सुबह की धूप ढल जाती है, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना हम, बच्चे जब होते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं हमें। काफ़ी बच्चे बड़े होकर उनमें इतनी खूबसूरती नहीं रहती, तो वो अपनी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, विजन फेड आ जाता है, कि विजन फेड वो उनकी ना वो जो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो भी अपनी दुनिया में बसने लग जाते हैं। लेकिन जब वो बच्चे होते हैं ना तो वो कहता है कि वो हेवनली वर्ल्ड में रहते हैं। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चाइल्डहुड शेप्स अडल्टहुड। आपने देखा होगा कि इसमें जो चाइल्डहुड है वो अडल्टहुड को ना हमारे शेप देता है, ठीक है। जो हमारी सोच होती है बाज़-औक़ात वही हमारी बड़े होके चल जाती है। सोल एग्जिस्टेड बिफोर बर्थ। इसमें वो ये कह रहा है कि जो बच्चे के ना पैदा होने से पहले ही उसकी रूह एक उसमें रह रही होती है, जब वो पैदा होता है तो उसके बाद उसकी ना वो ही बातें करता है, वही वो देख के आया होता है वो नज़ारे, तो वो उसके बारे में बातें करता है बच्चा। डिवाइन विजन्स फेड विद एज। कि ये पहले भी बात की है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो उसका जो विजन होता है ना वो फेड होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, कि वो उसमें जो उसने नज़ारे देखे होते हैं ना तो वो भूल जा रहा होता है। कभी कभी कोई ऐसा लम्हा उससे बचपन का याद आ जाता है कि जो वो उसे बड़े होकर भी खुशी देता है। नेक्स्ट इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा और नोट कर लें, उनके पेपर में इसमें से कोई ना कोई टेक्निकल डिवाइस ज़रूर आ जाती है, ठीक है। ओड, इमेजरी, सिंबलिज्म, पर्सोनिफिकेशन, अलूजन, रेपिटेशन। पहले आप ओड को देखें, इसमें ओड किस तरह से है। ये एक लिरिकल पोइम है जिसमें पोइट अपनी डीप फीलिंग्स और रिफ्लेक्शंस शेयर करता है, ठीक है। मैंने आपको सॉरी बताना भूल गई कि ये एक सब्जेक्टिव पोइम है। ये वाली जो पोइम डिस्कस कर रहे हैं ना विलियम वर्ड्सवर्थ की, सब्जेक्टिव पोइम है। और सब्जेक्टिव पोइम हमने पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री के दरमियान डिफरेंस पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव पॉइंट्स होती है ना उसमें हम इमोशंस को डिस्कस करते हैं, और जबकि ऑब्जेक्टिव पोइट्री में हम
फैक्ट जो होता है ना उसे ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इमेजरी। इमेजरी में क्या है, नेचर की विवर्ड पिक्चर्स, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी जैसे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबलिज्म। इसमें जो चाइल्डहुड है उसे इनोसेंस से सिंबल किया गया है, और जो नेचर है ना उसे डिवाइन ट्रूथ के साथ सिंबल किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए रेडी डिवाइस है। इसमें कहता है कि नेचर को जिंदा एक्टिव फोर्स की तरह दिखाया गया है। पर्सोनिफिकेशन में होता ही ऐसा है कि जो चीज़ें हमें जिंदा हालत में दिखाई जाती हैं होती वो बेजान है। ठीक है, नेचर को जिंदा एक्टिव फोर्स की तरह दिखाया गया है इसमें। और क्या है अलुजन। अलुजन में क्या आता है, प्लूटो के प्री एग्जिस्टेंस आइडिया का रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, रेपिटेशन देखें एक सेंटेंस में, शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस जैसे फ्रेज बार आते हैं ना, तो ताकि लॉस को का फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो। देखिए ना, ये आपको समझ नहीं आई होगी, इसमें मुझे पता है। रेपिटेशन में ये आता है कि शेयर्स ऑफ द प्रिजन हाउस। ठीक है, ये क्या है, रेपिटेशन यूज़ की गई है इसमें। इसमें इस जैसे फ्रेज ना बार बार आते हैं, जो कि आप लोग को ना जो लॉस हुआ होता है ना वो आप लोग को महसूस ना हो, वो ऐसे लगे कि जैसे आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही हो, फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है उसके साथ। ठीक है, समझ आ रही है। नेक्स्ट हम कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। तो वर्ड्सवर्थ इसमें ये कहता है कि ये पहले ये पढ़े, मेमोरी एंड नेचर प्रिजर्व स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मेजर रोमांटिक पोइम। और ये जो हमारी पोइम है ना, ये बीएस इंग्लिश, सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना आप लोग, इसमें इसकी समरी देख लेते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ है ना, इसमें क्या कहता है कि वो ना कहते हैं कि बड़े होकर हम बचपन वाली मैजिकल नज़र खो देते हैं, लेकिन मेमोरी और नेचर हमेशा हमें कंफर्ट, विजडम और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती रहती है। इसलिए ये पोइम जो है ना रोमांटिक पोइट्री की बेस्ट एग्जांपल है, और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने बताया ना आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट हो गया हो तो ना लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में लिखो द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। इस लाइन का तुम्हारे लिए क्या मतलब है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव पोइम, एक और सब्जेक्टिव पोइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।